हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्रमुख संगठन, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे आसियान संगठन के बारे में। आसियान ऑर्गेनाइजेशन, इस टॉपिक से संबंधित समस्त प्रकार के महत्वपूर्ण तथ्यों को हम जानने का प्रयास करेंगे, जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप लोग इस वीडियो सीरीज को, इस टॉपिक को बड़े ध्यानपूर्वक देखते हैं और सुनते हैं, तो आपका कोई भी सवाल इस टॉपिक से संबंधित गलत नहीं होगा, क्योंकि इस टॉपिक में हमने समस्त महत्वपूर्ण प्रकार के तथ्यों का समावेश किया है, जो एग्जाम की दृष्टि से अति उपयोगी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आसियान संगठन, इसमें दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का यह संगठन है। यानी कि इसमें कौन कौन से देश शामिल है? तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश इसमें शामिल है, और यह 10 देशों का एक समूह है। 10 देशों का एक समूह है जिसमें दक्षिणी पूर्वी एशिया के 10 राष्ट्र शामिल है। तो आइए टू द पॉइंट इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आसियान का पूर्ण रूप क्या है। तो इंग्लिश में इस प्रकार लिखा जाता है, इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन या संघ कह सकते हैं इसे हम, जिसमें दक्षिणी पूर्वी एशिया के 10 देश शामिल है। आसियान एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। यह भी सवाल आता है कि आसियान किस प्रकार का संगठन है, क्या यह अंतरराष्ट्रीय संगठन है? बिल्कुल नहीं। तो आसियान एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। जो आसियान का जो चार्टर है वो इसको एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें दक्षिणी पूर्वी एशिया के 10 देश शामिल है, जो अंतर सरकारी सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं। यहां तक क्लियर? आसियान अपने प्रतिनिधियों और अन्य एशियाई देशों के बीच राजनीतिक स्तर पर आर्थिक, सुरक्षा, शैक्षिक, सैन्य और सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा दे रहा है। यानी कि इन विषयों पर अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं ये देश आपस में। तो आसियान की फुल फॉर्म है, हमने देखा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान एक क्षेत्रीय अंतरकारी संगठन है जिसमें दक्षिणी पूर्वी एशिया के 10 राष्ट्र शामिल है, जो अंतर सरकारी सहयोग को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसको बढ़ावा देने का कार्य करते हैं, आपसी मेल मिलाप को बढ़ावा दे रहे हैं, और इन विषयों से संबंधित संबंधों पर कार्य कर रहे हैं। आगे चलते हैं। 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए भी कार्य करते हैं। यानी ये देश इस क्षेत्र में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने का भी कार्य करते हैं। कौन? आसियान संगठन। अब आसियान का हेडक्वार्टर यानी कि इसका सचिवालय कहां है? तो इसका सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। डायरेक्ट सवाल आता है कि आसियान का हेडक्वार्टर, मुख्यालय, सचिवालय कहां पर स्थित है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। यह कब स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था 1976 में, 1976 में। 1976 में आसियान का सचिवालय जकार्ता में स्थापित किया गया था, जो इंडोनेशिया की राजधानी है वहां पर। और इसी समय आसियान का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। 1976 में आसियान का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं कि आसियान की स्थापना कब हुई। तो आसियान की स्थापना होती है 8 अगस्त 1967 को, यानी कि 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसकी स्थापना की गई थी। बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत, बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत 8 अगस्त 1967 में आसियान की स्थापना होती है।
और कितने राष्ट्रों ने मिलकर की थी? तो 5 राष्ट्रों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी और वही राष्ट्र आसियान के संस्थापक राष्ट्र कहलाते हैं। यानी कि 5 राष्ट्रों ने मिलकर आसियान संगठन की स्थापना 8 अगस्त 1967 को की थी, वही आसियान के संस्थापक राष्ट्र कहलाते हैं। तो इस प्रकार का भी सवाल आया हुआ है कि आसियान के संस्थापक राष्ट्र कौन कौन से हैं और कितने हैं। अब संस्थापक राष्ट्र कौन कौन से, तो उनमें बात करते हैं। तो उनमें है थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। ये इसके संस्थापक राष्ट्र कहलाते हैं 5। और 5 और अन्य राष्ट्र हैं जो बाद में शामिल हुए धीरे धीरे। ये 5 राष्ट्र तो संस्थापक राष्ट्र है और 5 राष्ट्र धीरे धीरे बाद में शामिल हुए हैं, जिसमें है ब्रुनेई 6ठे नंबर पर शामिल हुआ, 7वें नंबर पर वियतनाम, 8वें नंबर पर म्यांमार, 9वें नंबर पर लाओस और 10वें नंबर पर कंबोडिया शामिल हुआ है। यानी कि आसियान संगठन में सबसे जो नवीनतम राष्ट्र शामिल हुआ था वो था कंबोडिया, यानी कि अंतिम राष्ट्र के रूप में कंबोडिया है 10वें नंबर पर। कुल 10 राष्ट्र इस संगठन में शामिल है। 6 नंबर पर ब्रुनेई, उसके बाद वियतनाम, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद लाओस और उसके बाद कंबोडिया 10वें नंबर पर। अब आप इसको किस प्रकार याद रखेंगे कि कौन कौन से संस्थापक राष्ट्र हैं और कौन से बाद में इसमें शामिल हुए, या कुल कौन कौन से राष्ट्र इसमें शामिल है। तो हमने एक ट्रिक डिजाइन की है, थाई फिसिम की बीवी मलका आशा करती है। ट्रिक हमारी क्या है कि थाई फिसिम की बीवी मलका आशा करती है। था से आपका बनेगा थाईलैंड, ई से आपका बनेगा इंडोनेशिया, फी से आपका बनेगा फिलीपींस और सी से आपका बनेगा सिंगापुर और मैं से आपका बनेगा मलेशिया। तो ये जो 5 राष्ट्र है थाई फिसिम, ये इसके संस्थापक राष्ट्र हैं। थाई फिसिम ये आपके 5 संस्थापक राष्ट्र है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और मलेशिया। फिर धीरे धीरे बाद में इसमें ब्रुनेई शामिल होता है और फिर होता है वियतनाम और उसके बाद में म्यांमार, लाओस और कंबोडिया भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो आपका बी से आपका बनेगा ब्रुनेई, बी से आपका ब्रुनेई, वी से आपका वियतनाम, मैं से आपका बनेगा म्यांमार, ले से आपका बनेगा लाओस और का से आपका बनेगा कंबोडिया। यह ट्रिक बिल्कुल क्रमानुसार है कि सबसे अंत में कौन सा बना है, तो कंबोडिया शामिल हुआ था इसमें। आसियान संगठन में सबसे अंतिम राष्ट्र के रूप में कंबोडिया इसमें शामिल हुआ था। और कंबोडिया से पहले कौन कौन हुए हैं, म्यांमार और लाओस, इससे पहले ब्रुनेई और वियतनाम, और इससे पहले संस्थापक राष्ट्र इसमें शामिल है। आशा से आपका बनेगा आसियान। तो इस ट्रिक को आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो अपने आप में आपको ये राष्ट्र याद हो जाएंगे। तो थाई फिसिम की बीवी मलका आशा करती है। तो इस प्रकार आप इस ट्रिक के माध्यम से इन राष्ट्रों को याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कौन सा राष्ट्र कब शामिल हुआ, तो 7 जनवरी 1984 को ब्रुनेई इसमें शामिल हुआ था 6ठे नंबर के रूप में। तो इससे पहले 5 राष्ट्र थे जिन्होंने 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत 5 राष्ट्रों ने मिलकर आसियान संगठन की स्थापना कर दी थी। उसके बाद में धीरे धीरे ब्रुनेई शामिल हुआ 1984 में 6ठे नंबर पर। फिर 28 जुलाई 1995 को वियतनाम इसमें प्रवेश कर जाता है, यानी वियतनाम शामिल हो गया 7वें नंबर पर। फिर 23 जुलाई 1997 को 2 राष्ट्र इसमें शामिल होते हैं, लाओस और म्यांमार, और संख्या हो जाती है टोटल 9 यहां पर। फिर 10वें नंबर पर शामिल हुआ है अंतिम राष्ट्र के रूप में कंबोडिया,
कंबोडिया ने कदम रखा है 1999 में। तो कौन सा राष्ट्र कब शामिल हुआ, ये आपके समक्ष रहा। सबसे अंतिम राष्ट्र है वह है कंबोडिया, जो इसमें शामिल हुआ है 1999 में। आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। आसियान चार्टर के बारे में बात करते हैं। क्या है आसियान चार्टर और इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, यानी कि आसियान संगठन के संबंध में आसियान चार्टर में क्या प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में हम जानते हैं। यहां से भी कई प्रकार के सवाल परीक्षाओं में आते हैं। आसियान चार्टर कब बना, कब लागू हुआ, इसमें क्या क्या शामिल है, आइए बात करते हैं। आसियान चार्टर पर 20 नवंबर 2007 को सिंगापुर में 13वें आसियान शिखर सम्मेलन में 10 आसियान सदस्य देशों के नेताओं द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो डायरेक्ट सवाल आएगा कि आसियान चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो 20 नवंबर 2007 को सिंगापुर में 13वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान 10 आसियान देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। और इस वक्त आसियान अपनी 40वीं वर्षगांठ मना रहा था, यानी कि 2007 में आसियान अपनी स्थापना की 40वीं वर्षगांठ मना रहा था। उस वक्त आसियान चार्टर के निर्माण को लेकर इस पर हस्ताक्षर होते हैं। 10 आसियान देशों ने 20 नवंबर 2007 को सिंगापुर में 13वें आसियान शिखर सम्मेलन में इस पर हस्ताक्षर किए थे। यहां तक आपकी बात क्लियर होनी चाहिए। और ये लागू कब होता है, तो ये लागू होता है आपका मित्रों 15 दिसंबर 2008 को। 15 दिसंबर 2008 को ये लागू हुआ है। 15 दिसंबर 2008 को ये लागू होता है। हस्ताक्षर 20 नवंबर 2007 को और लागू हुआ 15 दिसंबर 2008 को। यहां आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये ऑथेंटिक प्रमाणिक स्रोतों से सामग्री है। आगे बात करते हैं कि इसलिए आसियान चार्टर 10 सदस्य देशों के बीच इस क्षेत्र के प्रमुख अंतर सरकारी संगठन के रूप में आसियान के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता है। यानी कि जो आसियान चार्टर है ये एक इन 10 देशों के लिए एक कानूनी संस्थागत ढांचा की स्थापना करने हेतु एक बाध्यकारी समझौता है। और इस चार्टर में आसियान को एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में परिभाषित किया गया है मित्रों। यानी कि आसियान चार्टर में आसियान संगठन को एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कानूनी और संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते के रूप में यह कार्य करेगा। कौन? आसियान चार्टर। इस आसियान चार्टर में क्या है, तो इस आसियान चार्टर में यदि हम बात करें तो इसमें 13 अध्याय हैं, चैप्टर हैं 13। तो 13 अध्याय यानी 13 चैप्टर है, 55 लेख यानी कि आर्टिकल है, अनुच्छेद है। 55 इसमें आर्टिकल है यानी कि अनुच्छेद है, और 4 अनुबंध है यानी एनेक्सर, और इसमें एक प्रस्तावना भी है मित्रों। आसियान की एक प्रस्तावना भी है आसियान चार्टर की, जिसमें आसियान चार्टर की सार नीति है, पूरा निचोड़ है जो इस प्रस्तावना में शामिल है। तो यह भी सवाल आ सकता है कि आसियान चार्टर में क्या क्या शामिल है। एक तो प्रस्तावना है, 13 अध्याय यानी चैप्टर है, 15 आर्टिकल है और 4 एनेक्सर शामिल है। यह भी सवाल पिछले वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यहां से भी। इसे आसियान चार्टर के प्रारूप पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा तैयार किया गया था। यानी कि आसियान चार्टर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें 10 सदस्यीय राज्यों में से प्रत्येक के एक प्रतिनिधि शामिल थी। यानी कि 10 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने मिलकर इस चार्टर का निर्माण किया है, जिस पर कई बहसें हुई और उसके बाद इस पर हस्ताक्षर हुए अंतिम रूप से 20 नवंबर 2007 को, और 15 दिसंबर 2008 को यह लागू हुआ।
जिसमें एक प्रस्तावना, 13 अध्याय, चैप्टर, 15 लेख, आर्टिकल, 4 एनेक्सर अनुबंध शामिल है। और इसका आर्टिकल 1 है जिसमें उद्देश्य शामिल है, यानी कि आसियान संगठन के उद्देश्य है जो आर्टिकल 1 में शामिल है, और आर्टिकल 2 में इसके सिद्धांत शामिल है। मित्रों, आसियान के सिद्धांत है जो आर्टिकल 2 में शामिल है, जबकि आर्टिकल 1 में इसके उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। आसियान की क्या उद्देश्य रहेंगे और इसके क्या सिद्धांत है, आर्टिकल 2 बात करता है। और इसी चार्टर में कहा गया कि आसियान की जो कार्यकारी भाषा है, कामकाजी भाषा है, वो अंग्रेजी होगी। यानी कि आसियान की कामकाजी यानी कार्यकारी भाषा है कौन सी होगी, अंग्रेजी होगी। यह भी आसियान चार्टर में व्याख्यायित किया गया है। आगे चलते हैं। आसियान चार्टर। आसियान चार्टर आसियान के लिए एक कानूनी स्थिति और संस्थागत ढांचा प्रदान करके आसियान समुदाय को प्राप्त करने में एक मजबूत नींव के रूप में कार्य करता है। यानी कि आसियान के लिए एक कानूनी स्थिति और संस्थागत ढांचा प्रदान करके आसियान समुदाय को प्राप्त करने में एक मजबूत नींव के रूप में कार्य करता है। आसियान समुदाय जो जिसके 3 स्तंभ है, 3 पिलर है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यह आसियान के मानदंडों, नियमों, मूल्यों को भी संहिताबद्ध करता है। यानी कि आसियान की क्या मानदंड होंगे, क्या नियम होंगे, क्या मूल्य होंगे, उनको भी संहिताबद्ध करता है। आसियान के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करता है और जवाबदेही और अनुपालन प्रस्तुत करता है। कौन? आसियान चार्टर। आसियान चार्टर 15 दिसंबर 2008 को जकार्ता में आसियान सचिवालय में आसियान विदेश मंत्रियों की उपस्थिति में लागू हुआ था। कब हुआ? 15 दिसंबर 2008 को जकार्ता में, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, जहां पर आसियान का सचिवालय स्थित है, हेडक्वार्टर है, और वहां पर आसियान विदेश मंत्रियों की उपस्थिति में इसे लागू किया गया था, जिस पर 20 नवंबर 2007 को साइन हुए थे और 15 दिसंबर 2008 को यह लागू हो गया था, जिसमें एक प्रस्तावना, 13 अध्याय यानी चैप्टर, 15 लेख यानी आर्टिकल और 4 अनुबंध यानी एनेक्सर शामिल है। आगे बात करते हैं। आसियान चार्टर के लागू होने के साथ आसियान अब एक नए कानूनी ढांचे के तहत काम करेगा और अपनी समुदाय निर्माण प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए कई नए अंगों की स्थापना करेगा। यानी कि इस चार्टर में कई प्रकार के नए निकायों की स्थापना का प्रावधान किया गया इस आसियान संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए। वास्तव में आसियान चार्टर 10 आसियान सदस्य देशों के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। तो यह भी सवाल आ सकता है, क्या आसियान चार्टर कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है? यस। इसे संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 102 पैरा 1 के तहत संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय में भी पंजीकृत किया गया है। यानी कि इसे यूनो में पंजीकृत भी करवाया गया है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के आर्टिकल 102 पैरा 1 के तहत संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय में भी इसे पंजीकृत कराया गया है, इस संगठन को। तो आसियान चार्टर एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है। यानी आसियान चार्टर एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी आसियान समझौता है। आसियान के 10 सदस्य देशों के सभी सरकारों ने इसकी पुष्टि स्वीकार की है। किसकी? आसियान चार्टर की। सभी 10 आसियान सरकारों ने आसियान के महासचिव के पास अनुसमर्थन यानी कि स्वीकृति के अपने दस्तावेज जमा करा दिए। सिंगापुर 7 जनवरी 2008 को जमा कराने वाला पहला देश था। यानी कि आसियान चार्टर के जो कागजात है जिस पर अपना अनुसमर्थन प्राप्त करने के लिए महासचिव के पास जो कागजात भेजे गए थे, उनमें सबसे पहला राष्ट्र था सिंगापुर, और अंतिम राष्ट्र है वो है आपका थाईलैंड, जिसने 15 नवंबर 2008 को अपने कागजात यानी कि दस्तावेज जमा करा दिए थे, और यह 15 दिसंबर 2008 को लागू हो गया था आसियान चार्टर।
और इस आसियान चार्टर में आसियान को एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में परिभाषित किया गया है। यहां जो ये लाइन लिखी गई कि आसियान चार्टर एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है। अंतरराष्ट्रीय किन देशों के मध्य है? तो अंतर आसियान राष्ट्रों के मध्य, इन 10 देशों के मध्य यह एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, न कि पूरे विश्व में। आगे चलते हैं। शीर्ष स्तर पर एक नई राजनीतिक प्रतिबद्धता को बढ़ावा देगा, यानी कि यह आसियान चार्टर है जो एक ऊंचे नए स्तर पर राजनीतिक प्रतिबद्धता को बढ़ावा देगा, जिसमें वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन केयरिंग एंड शेयरिंग कम्युनिटी के तहत एकजुट होना है। यानी कि सभी सदस्य देश मिलकर आपसी मेल में मिलाप, सहयोग, व्यापार, सेवा इत्यादि क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और इसमें कहा गया आसियान समुदाय का निर्माण करना, जिसमें शामिल है, यानी कि इस चार्ट में कहा गया कि आसियान समुदाय का निर्माण किया जाएगा। आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, इनकी स्थापना में तेजी लाई जाएगी। आसियान चार्टर का आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 में कहा गया कि आसियान एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में है, इसके द्वारा कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया जाता है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आसियान चार्टर का आर्टिकल 1 में है इसके उद्देश्य, आर्टिकल 2 में सिद्धांत है, और आर्टिकल 3 में कहा गया कि आसियान एक अंतर सरकारी संगठन है और इस आसियान चार्टर के तहत इसे एक कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया जाता है। और इस आसियान चार्टर में कहा गया कि इस नए निकायों की स्थापना की जाएगी, नए आसियान निकायों की स्थापना की जाएगी, जिसमें आसियान समन्वय परिषद ACC, जिसमें आसियान के विदेश मंत्री शामिल होंगे। 3 सामुदायिक परिषदें स्थापित की जाएगी। आसियान के लिए स्थायी प्रतिनिधियों की एक समिति होगी, स्टैंडिंग कमेटी। आसियान मानवाधिकार निकाय की स्थापना की जाएगी, ये इसमें प्रावधान किए गए थे। इसके अलावा भी कई अन्य प्रकार के निकायों की स्थापना की प्रावधान शामिल थे। अब इसमें आसियान की बैठकों के बारे में क्या प्रावधान करता है आसियान चार्टर, इसके बारे में बात करते हैं। आसियान की बैठकों के बारे में प्रावधान आसियान चार्टर में क्या किए गए हैं? राष्ट्र अध्यक्षों यानी शासन अध्यक्षों का आसियान शिखर सम्मेलन सालाना में 2 बार आयोजित किया जाएगा। यानी कि इसमें प्रावधान किया गया कि आसियान शिखर सम्मेलन है जो 1 वर्ष में 2 बार आयोजित होगा, यानी कि अर्धवार्षिक शिखर सम्मेलन होगा। अर्धवार्षिक शिखर सम्मेलन का प्रावधान किया गया, यानी कि 1 साल में 2 बार आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्राध्यक्ष या शासन अध्यक्ष भाग लेगा। फिर कहा गया कि विशेष आसियान शिखर सम्मेलन जब आवश्यक हो आयोजित किया जा सकता है और इसे आसियान क्षेत्र के बाहर बुलाया जा सकता है, यानी कि यदि किसी प्रकार के विशेष आसियान शिखर सम्मेलन की आवश्यकता हो आपातकाल में, तो उसे बुलाया जा सकता है और वह किसी इन 10 देशों के बाहर भी बुलाया जा सकता है और अंदर भी बुलाया जा सकता है। और इस प्रकार का उदाहरण एक विशेष आसियान शिखर सम्मेलन 23 अक्टूबर 2008 को चाइना बीजिंग में आयोजित किया गया था। यानी कि विशेष शिखर सम्मेलन है जो इन 10 आसियान देशों में भी बुलाया जा सकता है और किसी बाहरी देश में भी बुलाया जा सकता है। फिर इसमें और क्या प्रावधान किए गए हैं? आसियान समन्वय परिषद ACC और 3 सामुदायिक परिषदों की भी वर्ष में कम से कम 2 बार बैठकें होगी। यानी कि आसियान समन्वय परिषद और 3 सामुदायिक परिषदें हैं, उनकी भी वर्ष में कम से कम 2 बार बैठकें होगी और उन्हें संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समर्थित किया जाएगा। फिर आगे कहा गया है कि आसियान के स्थायी प्रतिनिधियों की एक समिति
कि जकार्ता जहां पर आसियान सचिवालय है वहां पर नियमित रूप से कार्य करेगी, यह भी इसमें कहा गया। तो आसियान चार्टर में कहा गया कि आसियान का शिखर सम्मेलन एक वर्ष में 2 बार आयोजित होगा अर्धवार्षिक रूप से। फिर कहा गया कि विशेष आसियान शिखर सम्मेलन आसियान क्षेत्र के बाहर भी बुलाया जा सकता है यदि आपातकाल में आवश्यक हो तो, और ऐसा उदाहरण हमें 2008 में मिला, चीन के बीजिंग में बुलाया गया था। और फिर कहा गया कि आसियान समन्वय परिषद और 3 सामुदायिक परिषदों की भी वर्ष में कम से कम 2 बार बैठकें होगी। और फिर कहा गया कि आसियान स्थायी प्रतिनिधियों की समिति है जो सचिवालय में कार्य करेगी जकार्ता में। आसियान समन्वय परिषद में कौन शामिल होता है? विदेश मंत्री उसमें शामिल होते हैं आसियान समन्वय परिषद में। दो 2008 में स्थापित आसियान समन्वय परिषद 2008 में स्थापित आसियान समन्वय परिषद एसीसी में आसियान के विदेश मंत्री शामिल है और आसियान शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए वर्ष में कम से कम 2 बार मिलते हैं। यानी कि आसियान शिखर सम्मेलन की तैयारी का जिम्मा एसीसी के ऊपर है। एसीसी आसियान नेताओं के जनादेश के कार्यान्वयन और आसियान के सभी क्रॉस पिलर पहलों का समन्वय करता है। इसी का नाम भी आसियान समन्वय परिषद है, जिसमें कौन शामिल है? तो विदेश मंत्री शामिल होते हैं। जैसे कि आसियान चार्टर के अनुच्छेद 8 में निर्धारित है कि एसीसी को क्या क्या कार्य करना है, यानी कि आसियान समन्वय परिषद क्या क्या कार्य करेगी, यह प्रावधान किया गया है आसियान चार्टर के आर्टिकल 8 में। इसमें कहा गया कि आसियान समन्वय परिषद आसियान शिखर सम्मेलन बैठक की तैयारी करेगी, यानी तैयार करना, आसियान शिखर सम्मेलन की बैठकें तैयार करना। फिर कहा गया है आसियान शिखर सम्मेलन के समझौतों और निर्णयों के कार्यान्वयन का समन्वय करना, नीतिगत सामंजस्य, दक्षता और उनके बीच सहयोग बढ़ाने के लिए आसियान समुदाय परिषदों के साथ समन्वय करना, आसियान शिखर सम्मेलन के लिए आसियान समुदाय परिषद की रिपोर्टों का समन्वय करना, आसियान के कार्य पर महासचिव की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना, आसियान सचिवालय और अन्य संबंधित निकायों के कार्यों और संचालन पर महासचिव की रिपोर्टों पर विचार करना। फिर इसमें कहा गया है महासचिव की सिफारिश पर उप महासचिव की नियुक्ति और बर्खास्तगी को मंजूरी देना तथा इस चार्टर में प्रदान किए गए अन्य कार्यों या ऐसे अन्य कार्यों को करना जो आसियान शिखर सम्मेलन द्वारा सौंपे जाते हैं। तो यह समस्त प्रकार का कार्य किसको सौंपा गया है? आसियान समन्वय परिषद को सौंपा गया है और इसमें आसियान के विदेश मंत्री शामिल होते हैं। तो यह भी सवाल आ सकता है कि आसियान समन्वय परिषद का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है या नहीं है। तो आप आराम से इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बात करते हैं कि आसियान के जो सदस्य राष्ट्र है उनके मध्य आसियान संगठन की जो अध्यक्षता है वो किस प्रकार की जाती है, यानी कि जो आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित होते हैं उसकी अध्यक्षता किस प्रकार कौन सा देश करता है उसके बारे में बात करेंगे। जो आसियान चार्टर है उसमें प्रावधान किया गया कि सदस्य देशों के अंग्रेजी नामों के वर्णाक्रम के आधार पर आसियान की अध्यक्षता प्रतिवर्ष परिवर्तित होती है, यानी कि प्रत्येक राष्ट्र अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार क्रमानुसार अपनी अध्यक्षता परिवर्तित करता है। उदाहरण के तौर पर हम समझे कि 2021 में इसकी अध्यक्षता की है ब्रुनेई ने और 2022 में इसकी अध्यक्षता कर रहा है कंबोडिया। इस प्रकार अल्फाबेट के अनुसार जो 10 सदस्यीय राष्ट्र है इनके मध्य प्रतिवर्ष
एक राष्ट्र है, इसकी अध्यक्षता करता है और यह परिवर्तित होता रहता है चक्रानुसार। यानी कि सदस्य देशों के मध्य अंग्रेजी नामों के वर्णाक्रम के आधार पर आसियान की अध्यक्षता प्रति वर्ष परिवर्तित होती रहती है। 2021 में इसकी अध्यक्षता की है ब्रुनेई ने और 2022 में इसकी अध्यक्षता कर रहा है कंबोडिया। 1 जनवरी 2022 से आसियान की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? कंबोडिया देश कर रहा है और 2021 में की थी ब्रुनेई ने। और आसियान शिखर सम्मेलन है, जो आसियान से संबंधित जितने भी सम्मेलन होते हैं वे उनकी अध्यक्षता केवल आसियान सदस्य राष्ट्र ही कर सकता है, कोई अन्य देश नहीं कर सकता। यानी इन 10 देशों के अलावा इस आसियान संगठन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है, यह भी प्रावधान किया गया है। आसियान शिखर सम्मेलन आसियान की सर्वोच्च नीति बनाने वाली संस्था है। यानी कि आसियान शिखर सम्मेलन है जो आसियान संगठन का सर्वोच्च नीति निर्धारित करने वाला संस्था तंत्र है। शिखर सम्मेलन आसियान की नीतियों को और उद्देश्यों के लिए दिशा निर्धारित करता है। चार्टर के तहत शिखर सम्मेलन 1 वर्ष में 2 बार होता है। हमने पहले भी बात की थी कि आसियान शिखर सम्मेलन 1 वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, यानी अर्धवार्षिक। आसियान मंत्रालयिक परिषद शिखर सम्मेलन को समर्थन देने के लिए 4 महत्वपूर्ण नए मंत्रालयिक निकायों को स्थापित किए गए हैं। यानी कि इसके तहत 4 नए निकाय बनाए गए हैं, जिसमें आसियान समन्वय परिषद, आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय परिषद, आसियान आर्थिक समुदाय परिषद, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय परिषद, इनकी स्थापना की गई, जो आसियान शिखर सम्मेलन को और गति प्रदान करेंगे। फिर इसमें कहा गया कि निर्णय लेने का तरीका क्या होगा, यानी कि किसी विषय पर आसियान के राष्ट्र किस प्रकार निर्णय लेंगे। तो इसमें कहा गया कि निर्णय लेना, आसियान में निर्णय लेने का प्राथमिक तरीका है परामर्श और सहमति। परामर्श और सहमति से कोई भी निर्णय लिया जाएगा सभी सदस्य देशों के। आगे बात करते हैं कि आसियान समुदाय परिषद। आसियान समुदाय परिषदों में आसियान के सभी 3 स्तंभों की परिषद शामिल है। यानी कि आसियान समुदाय परिषद में कौन कौन शामिल है? तो 3 स्तंभों की परिषद है, जिसमें आसियान राजनीतिक सुरक्षा परिषद, दूसरे नंबर पर आसियान आर्थिक समुदाय परिषद और तीसरे नंबर पर आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय परिषद। ये 3 है जो स्तंभ भी है और परिषदें भी हैं जो आसियान समुदाय परिषद में शामिल है, जो आसियान क्षेत्रीय मंत्री स्तरीय निकाय के दायरे में आते हैं। ये जो 3 परिषदें हैं ये किसके दायरे में आती है? तो आसियान क्षेत्रीय मंत्री स्तरीय निकाय के दायरे में आती है ये 3 परिषदें। इसको इंग्लिश में कहा गया है APSC, यानी कि आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी काउंसिल। दूसरी है आसियान इकोनॉमिक काउंसिल और तीसरी है आसियान सोशल कल्चर काउंसिल। तो ये 3 परिषदें हैं जो आसियान समुदाय में 3 स्तंभ के रूप में कार्य करती है। और ये किसके अधीन आती है? तो ये आती है आसियान क्षेत्रीय मंत्री स्तरीय निकाय के अधीन। अब आसियान का आदर्श वाक्य क्या है? प्रत्येक संगठन है उसका अपना आदर्श वाक्य होता है, उसी प्रकार आसियान का भी अपना एक मोटो है, एक आदर्श वाक्य है, और वो है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। यानी एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय। इंग्लिश में यदि याद रखें, 1 विजन, 1 आइडेंटिटी और 1 कम्युनिटी।
आसियान का मोटो है। यहां से भी सवाल आया हुआ है कि आसियान का आदर्श वाक्य क्या है, आसियान का मोटो क्या है। तो हम कह सकते हैं कि वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ये इसका मोटो है। फिर आसियान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी, बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 5 संस्थापक देशों ने इसकी स्थापना की थी। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस। थाई फिसिम की बीवी मलका आशा करती है, हमने ट्रिक को पढ़ा था। थाई फिसिम यानी कि थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है और मलेशिया है। इन 5 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी 8 अगस्त 1967 में। और उसके बाद ब्रुनेई है, वियतनाम है, म्यांमार है, लाओस है, कंबोडिया इसमें शामिल हुई। कंबोडिया अंतिम राष्ट्र है जो इसमें शामिल हुआ था 10वें नंबर पर। तो इस प्रकार हमने इसका मोटो देखा है और इसका आसियान दिवस कब मनाया जाता है ये भी हमने देखा है। आगे चलते हैं। अब आसियान का अपना लोगो है, प्रतीक चिन्ह भी है। आसियान का ये प्रतीक चिन्ह है जिसमें 4 कलर का प्रयोग हुआ है। आसियान के प्रतीक चिन्ह में 4 कलरों का प्रयोग हुआ है। एक तो हुआ ब्लू, एक हुआ है व्हाइट, एक हुआ है रेड और एक हुआ है येलो। तो यह भी सवाल आ सकता है कि आसियान के प्रतीक चिन्ह में किन रंगों का प्रयोग हुआ है। तो 4 रंगों का प्रयोग हुआ है सर्किल के रूप में। सबसे बाहरी है ब्लू, फिर है आपका व्हाइट, फिर है आपका रेड और फिर है अंदर है येलो। ये इसका प्रतीक चिन्ह है, जिसमें ये जो आपको 10 दिखाई दे रही हैं ये धान के डंठल है। यानी कि ये जो है ये धान के डंठल है 10 जो बंधे हुए हैं आपस में, जो आसियान की एकता को संदर्भित करते हैं। धान के 10 डंठल आसियान की एकता को संदर्भित करते हैं, जो एकजुट का परिचय देते हैं। यहां लिखा हुआ है कि आसियान का प्रतीक, आसियान का आधिकारिक प्रतीक होगा। यह आसियान चार्टर में प्रावधान किया गया है कि आसियान का प्रतीक, आसियान का आधिकारिक ऑफिशियल प्रतीक होगा। आसियान का प्रतीक एक स्थिर, शांतिपूर्ण, एकजुट और गतिशील आसियान का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि प्रतीक एक स्थिर, शांतिपूर्ण, एकजुट और गतिशील आसियान का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतीक के रंग जिसमें नीला है, लाल है, सफेद है और पीला सभी आसियान सदस्य राज्यों के राज्य शिखर के मुख्य रंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि नीला, लाल, सफेद और पीला सभी आसियान सदस्य राज्यों के राज्य शिखर के मुख्य रंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कि इन 10 देशों का जो फ्लैग है जहां पर ये मुख्य रंग शामिल है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं ये चारों रंग। फिर इसमें कहा गया है कि नीला रंग शांति और स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है, लाल है जो सांस का प्रतिनिधित्व करता है और गतिशीलता को दर्शाता है, सफेद शुद्धता को दर्शाता है, पीला समृद्धि का प्रतीक है। ये इसमें कहा गया है। प्रतीक के केंद्र में धागे से बंधे धान के डंठल एक आसियान के लिए आसियान के संस्थापक पिता के सपने का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि धान के जो 10 डंठल है वो 10 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं बंधे हुए, जिसमें दक्षिणी पूर्वी एशिया के सभी देश शामिल हैं जो दोस्ती और एकजुटता में एक साथ बंधे हैं। यानी कि 10 राष्ट्र। सर्कल आसियान की एकता का प्रतिनिधित्व करता है। आगे बात करते हैं। आसियान का अपना एक गान है। आसियान का अपना एक गान है। तो यह भी सवाल आता है कि आसियान के बारे में सही कथन है या नहीं। आसियान का अपना प्रतीक चिन्ह है, आसियान का अपना दिवस है, नहीं अपना दिवस मनाता है। 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है।
आसियान का अपना मोटो है, आसियान का अपना गान है, आसियान का अपना फ्लैग है यानी झंडा है यानी प्रतीक चिन्ह है। आसियान का गान आसियान की एकता की अभिव्यक्ति है। यह आसियान की पहचान क्षेत्र के लोगों के बीच अपनेपन की भावना को मजबूत करता है। आसियान के गान का शीर्षक है द आसियान वे। आसियान गान का शीर्षक है द आसियान वे, जिसमें संगीत रचना और गीत संलग्न है। तो आसियान का अपना चार्टर है, अपना संविधान है, प्रस्तावना है, प्रतीक चिन्ह है, गान है, अपना फ्लैग है, सचिवालय है। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब आसियान के उद्देश्य क्या है? हमने पहले भी थोड़े बहुत उद्देश्यों के बारे में चर्चा की थी। उद्देश्यों का प्रावधान आसियान के चार्टर में किया गया है आर्टिकल 1 में, यानी कि आसियान का अनुच्छेद 1 कहता है जिसमें उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, ये इसका उद्देश्य है। न्याय और कानून के शासन के लिए सम्मान तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के पालन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों पर सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। कृषि और उद्योगों के अधिक उपयोग, व्यापार विस्तार, परिवहन और संचार सुविधाओं में सुधार और लोगों के जीवन स्तर सुधार में अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करने के लिए कार्य करना, यह भी आसियान का अपना उद्देश्य है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए आसियान राष्ट्रों ने कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की है, जहां एक दूसरे देश के विद्यार्थी अध्ययन कर सके। यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कई यूनिवर्सिटियों की भी स्थापना की गई है। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ और लाभप्रद सहयोग बनाए रखना इसका उद्देश्य है। अन्य संगठन है उनके साथ भी सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य भी करता है आसियान संगठन। तो आप इस स्लाइड को आसानी से रोक कर पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। आसियान शैली क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। आसियान शैली तो 1967 यानी कि 1967 में अपनी स्थापना के समय से ही आसियान के सदस्य देश विश्व शांति और आर्थिक विकास को मूल उद्देश्य मानकर चल रहे हैं। इसके सदस्य देशों ने सहयोगात्मक मेल मिलाप, विवादित मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान और बातचीत की अनौपचारिक पहल के माध्यम से अपनी ही एक कार्यशैली विकसित की, जिसे आसियान शैली कहा जाता है। यानी कि साधारण शब्दों में यदि कहें कि आसियान देशों के मध्य सहयोगात्मक मेल मिलाप की अनौपचारिक शैली आसियान शैली कहलाती है। आसियान राष्ट्रों के मध्य सहयोगात्मक मेल मिलाप की अनौपचारिक पहल आसियान शैली कहलाती है। इस संगठन के 3 प्रमुख स्तंभ इस संगठन के मूल उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाए गए, यानी कि इन 3 संगठनों की स्थापना की गई है आसियान के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। और इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, या आप इनको परिषद भी कह सकते हैं, समुदाय की जगह परिषद, इनकी स्थापना की गई। ये प्रावधान आसियान चार्टर में किया गया। हालांकि इनके निर्माण की बात आसियान चार्टर से पूर्व भी की जा चुकी थी 2003 से, लेकिन इसका जो कानूनी प्रावधान है जो आसियान चार्टर में किया गया और उसके बाद इनकी स्थापना में तेजी लाई गई। अब आसियान सुरक्षा समुदाय क्या करेगा? यह है जो इसका प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करवाना, राजनीतिक मामले हैं,
सुरक्षा संबंधी मामले, उन पर यह कार्य करेगा। फिर है आसियान आर्थिक समुदाय। इसका कार्य, आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य था कि वह अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करे और दूसरे देशों के बीच साझा बाजार व सहयोग स्थापित करे, यानी कि इन देशों के मध्य और अन्य राष्ट्रों के मध्य साझा बाजार स्थापित करना और सहयोग के मार्ग पर कार्य करना। फिर आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। यह सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का मुख्य उद्देश्य था कि आसियान आर्थिक और सुरक्षा के साथ साथ संस्कृति में भी आगे बढ़े। इससे आसियान अपने सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक व सामाजिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने लगा। इस प्रकार आसियान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अन्य कई प्रकार के निकायों की स्थापना की गई, जिसमें आसियान समुदाय भी शामिल है, जिसके 3 स्तंभ है, 3 पिलर्स है और इनके आधार पर 3 परिषदें स्थापित की गई। तो आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय, तीसरा है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो इस प्रकार का भी सवाल आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आसियान समुदाय में शामिल है या नहीं है निकाय। पार्ट 2 में हम आसियान से जुड़े हुए समस्त प्रकार के एमसीक्यू के बारे में और 1-लाइनर सवालों के बारे में चर्चा करेंगे A to Z पार्ट 2 में। अब हम बात करें कि आसियान का नेतृत्व करने वाले और कौन कौन से मंच है, यानी कि शिखर सम्मेलन के अलावा और कौन कौन से मंच है जहां पर आसियान के राष्ट्र एकजुट होते हैं। यदि हम उस मंच की बात करें तो आता है ARF, आसियान का क्षेत्रीय मंच, आसियान क्षेत्रीय मंच ARF, आसियान रीजनल फोरम, आसियान क्षेत्रीय मंच 27 सदस्यीय बहुपक्षीय समूह क्षेत्रीय विश्वास निर्माण और निवारक कूटनीति में योगदान करने के लिए राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग हेतु विकसित किया गया था। यानी कि आसियान क्षेत्रीय मंच है, यानी कि एशियन रीजनल फोरम, इसकी स्थापना की गई 1994 में, जिसमें वर्तमान में 27 राष्ट्र शामिल है। कितने? 27, यानी कि 27 देश इसमें शामिल है आसियान रीजनल फोरम में। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में की गई थी, इसमें वर्तमान में 27 देश शामिल है और ये 27 देश बहुपक्षीय समूह क्षेत्रीय विश्वास निर्माण निवारक कूटनीति में योगदान करने के लिए राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग हेतु इस संगठन की स्थापना की गई थी। अब कौन कौन से देश शामिल? तो 10 तो इसमें आसियान के सदस्य राष्ट्र शामिल है। फिर आसियान के डायलॉग पार्टनर्स शामिल है और कुछ अन्य राष्ट्र इसमें शामिल है। इस प्रकार 27 राष्ट्रों का यह समूह है। 1994 में स्थापित आसियान क्षेत्रीय मंच ARF, आसियान रीजनल फोरम, इसकी शॉर्टकट नाम है आसियान रीजनल फोरम, इंडो पैसिफिक में सुरक्षा वार्ता के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जिसमें सदस्य वर्तमान सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने के लिए सहकारी उपाय विकसित कर सकते हैं। आसियान क्षेत्रीय मंच की पहली बैठक 25 जुलाई 1994 को बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित की गई थी। यानी कि आसियान क्षेत्रीय मंच की पहली बैठक कब हुई? 1994 में हुई थी, बैंकॉक यानी कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। इसकी स्थापना कब हुई है? 1994 में हुई है। कहीं कहीं आपको 1993 में भी मिलेगा, लेकिन वास्तव में इसकी स्थापना हुई है 1994 में। NCERT 1994 में बताती है और ऑफिशियल भी 1994 में इसकी स्थापना हुई है और इसकी पहली बैठक भी 1994 में आयोजित हुई है। 1993 में क्या हुआ था मित्रों? इस पर सहमति बनी थी, इसकी स्थापना पर सहमति बनी थी, लेकिन इसकी मुख्य स्थापना है जो 1994 में भी हुई है। और भारत है जो इसमें कब शामिल हुआ था? 1996 में, 1996 में भारत इसमें शामिल हो गया था। स्थापना 1994 में हुई। इसमें 27 सदस्य शामिल है। कौन कौन से? तो 10 आसियान सदस्य देश है। ये आगे ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, 10 देश ये शामिल हो गए हैं। फिर इसमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, चीन है, यूरोपीय संघ, भारत,
जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 10 आसियान वार्ता भागीदार शामिल है, डायलॉग पार्टनर्स। फिर 7 देश है वो भी इसमें शामिल है, बांग्लादेश, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मंगोलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, पोपुआ न्यू गिनी और तिमर लेस्ते। ये 7 देश इसमें शामिल है। इस प्रकार टोटल राष्ट्र इसमें शामिल हुए 27 सदस्य देश। लेकिन इस एआरएफ की अध्यक्षता कौन करेगा? आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला देश इसकी अध्यक्षता करेगा, यानी कि आसियान का सदस्य राष्ट्र इसकी अध्यक्षता कर सकता है, बाकी राष्ट्र है जो इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकते एआरएफ की। यह आपको क्लियर होना चाहिए कि आसियान रीजनल फोरम की अध्यक्षता केवल आसियान सदस्य राष्ट्र ही कर सकता है। और 2021 में इसकी अध्यक्षता की है किसने? ब्रुनेई ने, क्योंकि ब्रुनेई है जो आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा था 2021 में, और 2022 में कौन कर रहा है? कंबोडिया। इस प्रकार एआरएफ की अध्यक्षता भी कौन करेगा? कंबोडिया करेगा। भारत है जो 1996 में आसियान क्षेत्रीय मंच का सदस्य बन गया था, स्थापना हुई 1994 में। अब इसके उद्देश्य क्या है? आसियान क्षेत्रीय मंच के उद्देश्यों को आसियान क्षेत्रीय मंच की पहली बैठक के अध्यक्ष के वक्त में 1994 में रेखांकित किया गया था, यानी जो पहली बैठक हुई थी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, जहां पर इसके उद्देश्य निर्धारित किए गए थे अध्यक्ष के वक्त में साझा हित एवं चिंता के राजनीतिक एवं सुरक्षा मुद्दों पर रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देना। फिर इन्होंने कहा एशिया प्रशांत क्षेत्र में विश्वास बहाली, ये निरोधात्मक राजनीति की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देना। ये इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य थे जो इसकी पहली बैठक में निर्धारित हुए थे अध्यक्ष के वक्त में। फिर आसियान मंत्री स्तरीय बैठक 1994 में कहा गया कि आसियान क्षेत्रीय मंच इस क्षेत्र में राजनीतिक एवं सुरक्षा सहयोग पर मुक्त संवाद को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी परामर्शी एशिया प्रशांत मंच बन सकता है, यह कहा गया। इस संदर्भ में एशिया प्रशांत में संबंधों का और भी पूर्वानुमेय एवं रचनात्मक पैटर्न लाने के लिए आसियान को आसियान क्षेत्रीय मंच कि अपने भागीदारों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए, यानी कि आसियान के 10 राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर कार्य करेंगे तभी एआरएफ अपना मूल उद्देश्य प्राप्त कर सकेगा। अब आसियान चार्टर में कहा गया कि एआरएफ का अध्यक्ष एआरएफ संकल्पना दस्तावेज, जिसे एआरएफ द्वारा 1 अगस्त 1995 को अंगीकार किया गया था, के आधार पर आसियान की स्थायी समिति के अध्यक्ष एआरएफ के अध्यक्ष होंगे। आसियान की स्थायी समिति के अध्यक्ष एआरएफ के अध्यक्ष होंगे, ये इसमें कहा गया। यानी कि आसियान रीजनल फोरम का संकल्पना दस्तावेज, जिसे 1 अगस्त 1995 को अंगीकार किया गया था, इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका दस्तावेज कब बना? 1 अगस्त 1995 को उसे स्वीकार किया गया, अंगीकार किया गया, जिसमें कहा गया कि आसियान स्थायी समिति के अध्यक्ष एआरएफ के अध्यक्ष होंगे। यानी कि आसियान शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता करते हैं वही इसकी अध्यक्षता करेंगे। उसी देश में यह सम्मेलन आयोजित होता है। आसियान रीजनल फोरम का सम्मेलन है जो उसी देश में आयोजित होता है जहां पर जिस देश में आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन होता है, जिस देश के पास आसियान की अध्यक्षता का कार्यभार होता है। हम प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक को और अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के सवाल बनते हैं। अब एआरएफ वर्ष का समापन वार्षिक विदेश मंत्री स्तर के एआरएफ के साथ होता है, जो आसियान पोस्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस पीएमसी और पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक के संयोजन में आयोजित किया जाता है। यानी कि ये जो कार्यक्रम है, जो अन्य जो मंच है, इन सभी का सम्मेलन एक साथ ही होता है। यानी कि एआरएफ वर्ष का समापन वार्षिक विदेश मंत्री स्तर के एआरएफ के साथ होता है, जो आसियान पोस्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ये एक अलग प्रकार की मीटिंग होती है जिसमें विदेश मंत्री शामिल होते हैं, और एक है पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक के संयोजन में आयोजित किया जाता है ये एआरएफ मंच की बैठक।
आसियान का अध्यक्ष एआरएफ का भी अध्यक्ष होगा। आसियान की जो स्थायी समिति उसका अध्यक्ष और आसियान का अध्यक्ष एआरएफ का भी अध्यक्ष होगा। सभी का अध्यक्ष एआरएफ का अध्यक्ष होता है। आसियान का अध्यक्ष भी सेम है, एआरएफ का अध्यक्ष भी सेम है और आसियान की जो स्थायी समिति उसका अध्यक्ष भी सेम है। दस आसियान सदस्य देशों के बीच आसियान की अध्यक्ष की भूमिका सालाना घूमती रहती है, परिवर्तित रहती है। इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं अंग्रेजी वर्णाक्रमानुसार। मुख्य औपचारिक एआरएफ का परिणाम दस्तावेज एआरएफ के अध्यक्ष का वक्तव्य है। यानी कि जो आसियान क्षेत्रीय मंच है इसका परिणाम क्या निकलता है, यानी इसका जो सम्मेलन होता है उसका परिणाम क्या निकलता है, तो वो मुख्य रूप से जो अध्यक्ष जो अपना भाषण देगा, आसियान का अध्यक्ष का जो भाषण होता है, जो वक्तव्य होता है, वो इसका क्या है, दस्तावेज है, जो एआरएफ मंत्री स्तरीय बैठक के समापन पर जारी किया जाता है। 2020 की बैठक में मंत्रियों ने फोरम की 5 कार्यधाराओं के लिए व्यापक मार्गदर्शक के दस्तावेज के रूप में एआरएफ हनोई प्लान ऑफ एक्शन अपनाया है। यानी कि एआरएफ हनोई प्लान ऑफ एक्शन कब अपनाया गया, तो 2020 में अपनाया गया, जिसकी अवधि क्या है, 2020 to 25। यहां से भी सवाल आ सकता है कि एआरएफ हनोई प्लान ऑफ एक्शन कब अपनाया गया, 2020 में, जिसकी अवधि क्या है, 2020 से 2025 तक। इस स्लाइड को आप आराम से पढ़ सकते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब हम बात करते हैं कि लेटेस्ट एआरएफ की मीटिंग कब हुई है, यानी एशियन रीजनल फोरम, आसियान रीजनल फोरम की सबसे, एआरएफ की फुल फॉर्म है आसियान रीजनल फोरम की सबसे हालिया 28वीं मंत्री स्तरीय बैठक 6 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी ब्रुनेई की अध्यक्षता में। यानी कि आसियान रीजनल फोरम की हालिया 28वीं मंत्री स्तरीय बैठक 6 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रुनेई की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, ब्रुनेई देश की अध्यक्षता में। यह बैठक कोविड-19 महामारी, म्यांमार संकट, कोरियाई प्रायद्वीप, दक्षिणी चीन सागर, आतंकवाद और साइबर सुरक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रीय मुद्दों पर केंद्रित थी। ये मुद्दे इसमें चर्चा के विषय रहे थे। और म्यांमार संकट क्या है कि म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हो गया है, उसको लेकर इस पर चर्चा की गई। और यह पहला अवसर था जब आसियान के सदस्य राष्ट्रों ने मिलकर म्यांमार की कटु आलोचना की और म्यांमार इस सम्मेलन में शामिल नहीं हो सका। यानी कि जो आसियान का जो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था अक्टूबर 2021 में, जिसमें म्यांमार ने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई थी, क्योंकि म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हो गया है, उसके कारण म्यांमार संकट की इसमें कटु आलोचना की गई थी। दक्षिणी चीन सागर में जो विवाद है उसके बारे में चर्चा हुई। आतंकवाद और साइबर सुरक्षा सहित कई प्रकार के मुद्दे थे जिस पर चर्चा की गई थी। अब तो सवाल आ सकता है कि 28वीं एआरएफ की मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ, तो ब्रुनेई की अध्यक्षता में हुआ था। फिर है अगली 29वीं एआरएफ की मंत्री स्तरीय बैठक है जो अगस्त 2022 में कंबोडिया द्वारा आयोजित की जाएगी, यानी की गई है अगस्त 2022 में आयोजित की गई। यानी कि 29वीं मंत्री स्तरीय बैठक है जो अगस्त 2022 में कंबोडिया द्वारा आयोजित की गई। अब हम बात करें कि आसियान का अन्य नेतृत्व वाले मंच कौन है। उनमें शामिल है आसियान +3 कॉन्फ्रेंस या मीटिंग कह सकते हैं। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं उसके बारे में बात करें
तो आसियान+3 में आसियान+3 इसकी शुरुआत हुई थी 1997 में शुरू किया गया था। यह परामर्श समूह आसियान के 10 सदस्यों को चीन, जापान और दक्षिणी कोरिया को एक साथ लाता है। यानी कि आसियान+3 है जो आसियान के 10 राष्ट्र है जो चीन, जापान और दक्षिणी कोरिया को एक साथ लाता है। तो आसियान+3 में कौन कौन से राष्ट्र शामिल है? तो इसमें है चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया। चीन, जापान और दक्षिणी कोरिया है जो आसियान+3 में शामिल है। तो सवाल आएगा कि आसियान+3 की स्थापना कब हुई? 1997 में स्थापना हुई थी। इसमें कौन कौन से राष्ट्र शामिल है? तो इसमें है चीन, जापान और दक्षिणी कोरिया। और इसको आप याद कर सकते हैं जाकोची। जाकोची, जापान, कोरिया और चीन। जापान, दक्षिणी कोरिया और चीन आसियान+3 में शामिल है। आसियान+3 में चीन, जापान और दक्षिणी कोरिया शामिल है। आसियान+1 में कौन है? आसियान+1 में भारत मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। इसके अलावा अन्य डायलॉग पार्टनर्स है, उनके साथ भी आसियान+1 के रूप में मीटिंगें होती रहती है। उदाहरण के तौर पर हम मान सकते हैं भारत। आसियान+6 का निर्माण कैसे होता है? तो आसियान+6 का निर्माण तब होता है जब आसियान के 3 राष्ट्र आसियान+3 और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत इसमें शामिल हो जाते हैं। तो आसियान+6 बन जाता है। आसियान+3 प्लस ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत, ये 6 राष्ट्र मिलकर आसियान+6 का निर्माण करते हैं। तो ये भी सवाल आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान+6 में शामिल है या नहीं है? तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि आसियान+3 प्लस ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत से मिलकर आसियान+6 का निर्माण होता है। इस प्रकार के भी सवाल आ सकते हैं। अब हम आसियान के अन्य नेतृत्व वाले मंचों में एक और सम्मेलन की बात करेंगे, वो रहेगा पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन। इसके बारे में बात करते हैं। पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, इसको इंग्लिश में कहते हैं EAS। ईस्ट एशिया समिट। यह पहली बार वर्ष 2005 में आयोजित की गई थी। यानी कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का पहली बार 2005 में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन पहली बार कब आयोजित किया गया था? 2005 में। लेकिन इस शिखर सम्मेलन या इस समूह की अवधारणा यदि सबसे पहले दी है तो वो दी है मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर महाथिर बिन मोहम्मद द्वारा दी गई थी। यानी कि इस शिखर सम्मेलन की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई थी? वो दी गई थी मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर महाथिर बिन मोहम्मद के द्वारा। महाथिर बिन मोहम्मद द्वारा 1991 में प्रस्तुत की गई थी। कब? 1991 में। किसने दी? मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर महाथिर बिन मोहम्मद ने दी थी कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अवधारणा। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य इस क्षेत्र में, पूर्वी एशिया क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देना है। आमतौर पर आसियान+3 चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया तथा भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल होते हैं। यानी कि कुल 18 देश इसमें शामिल होते हैं। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में कितने राष्ट्र भाग लेते हैं? तो 18 राष्ट्र भाग लेते हैं। जबकि हमने पहले बात की थी ARF, आसियान रीजनल फोरम में 27 राष्ट्र भाग ले रहे थे और इसमें ले रहे हैं 18 देश। और 18 देश कौन कौन से हैं? तो हम बात करते हैं कि 10 राष्ट्र तो वो हैं जो आसियान के सदस्य राष्ट्र हैं। और फिर हमने देखा आसियान+6 में जो राष्ट्र है वो भी इसमें भाग लेते हैं। और उसके अलावा अन्य 2 राष्ट्र हैं, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसमें भागीदारी निभाते हैं। तो 18 देश है जो इसमें भागीदार होते हैं। इनकी रक्षा मंत्रियों की बैठक भी आयोजित की जाती है। यानी कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में
इन 18 देशों के रक्षा मंत्रियों की भी बैठक होती है। और आसियान है जो इसमें एजेंडा सेंटर के रूप में एक केंद्रीय भूमिका अदा करता है, निभाता है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में आसियान प्लस 8 राष्ट्र इसमें शामिल होते हैं। कुल 18 देश भाग लेते हैं, आसियान के 10 राष्ट्र और 8 अन्य देश। आसियान प्लस 6 प्लस यूएसए प्लस रूस। आसियान प्लस 8 में कौन कौन शामिल होंगे? तो अमेरिका और रूस भी आसियान प्लस 8 में शामिल हो जाते हैं। आसियान प्लस 6 में हम बात कर चुके हैं कि आसियान प्लस 3 के 3 राष्ट्र, फिर भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनसे मिलकर बना आसियान प्लस 6, और फिर 2 राष्ट्र इसमें शामिल हुए, अमेरिका और रूस, फिर बना ये आसियान प्लस 8। इस प्रकार पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में 18 देश भाग लेते हैं और भारत है जो इसका संस्थापक सदस्य है। भारत 2005 से इसमें शामिल है और इसमें रक्षा मंत्रियों के साथ साथ विदेश व आर्थिक मंत्रियों की भी बैठक प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। यानी कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में विदेश व आर्थिक मंत्रियों की बैठक भी प्रतिवर्ष आयोजित होती है और इसकी अध्यक्षता केवल आसियान सदस्य राष्ट्र ही कर सकता है। यानी इन 10 देशों में से एक है जो इसकी अध्यक्षता कर सकता है और 2022 में इसकी अध्यक्षता कर रहा है कंबोडिया। तो इसका पहला शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था 2005 में। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन पहली बार 2005 में आयोजित किया गया था। यदि इसका हालिया शिखर सम्मेलन की बात करें, लेटेस्ट इसका सम्मेलन कब आयोजित हुआ तो उसके बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 27 अक्टूबर 2021 को 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में वर्चुअली शामिल हुए थे। यानी कि 2021 में, अक्टूबर 2021 में 16वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था वर्चुअली मोड पर, जिसमें भारत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ने भाग लिया था, मोदी जी ने। तो 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2021 में ब्रुनेई की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था वर्चुअली मोड पर। किसकी अध्यक्षता में? ब्रुनेई की अध्यक्षता में, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था प्राइम मिनिस्टर ने। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भारत प्रशांत में प्रमुख नेताओं के नेतृत्व वाला मंच है। 2005 में अपनी स्थापना के बाद से इसने पूर्वी एशिया के रणनीतिक और भू राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की स्थापना कब की गई थी? तो 2005 में की गई थी और पहला सम्मेलन भी 2005 में आयोजित हुआ था। और 2022 में इसका 17वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यानी कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन होगा 2022 में, होगा 17वें नंबर का। 17वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2022 में कंबोडिया की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। 17वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2022 में कंबोडिया की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा और 16वां हुआ है ब्रुनेई की अध्यक्षता में। तो ये जो सम्मेलन है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। 2005 में इसका पहला शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ और 2021 में इसका 16वां हुआ है। 2022 में इसका 17वां सम्मेलन होगा। इसमें 18 देश भागीदारी होते हैं, जिसमें 10 आसियान राष्ट्र प्लस 8 अन्य राष्ट्र, आसियान प्लस 8। 10 आसियान सदस्य देशों के अलावा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत, चीन, जापान, कोरिया गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस शामिल होते हैं। तो ये हमने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की स्थापना 2005 में पहला सम्मेलन के बारे में बात की। लेटेस्ट सम्मेलन के बारे में हमने बात की। 2022 में इसका 17वां शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। और ये जो शिखर सम्मेलन आयोजित होते हैं, ARF है, ARF, इसके अलावा आसियान प्लस 3 है, फिर आसियान प्लस 1 है, फिर आसियान प्लस 6 है, आसियान प्लस 8 है। ये सभी शिखर सम्मेलन है जो आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान साथ ही आयोजित किए जाते हैं। अक्टूबर 2021 में आसियान का
38वां एवं 39वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया एक साथ। 38वां व 39वां शिखर सम्मेलन ब्रुनेई की अध्यक्षता में अक्टूबर 2021 में आयोजित किया गया था और 2022 में आसियान का 40वां और 41वां शिखर सम्मेलन कंबोडिया की अध्यक्षता में आयोजित होगा। इस फैक्ट को भी आप नोट कर सकते हैं। कुछ अन्य घोषणा यहां पर दी गई हैं। आसियान के अन्य डायलॉग पार्टनर्स या सम्मेलन या घोषणा जिसके बारे में यदि हम बात करें तो दिल्ली घोषणा, दिल्ली डिक्लेरेशन, यह आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग के प्रमुख क्षेत्र के रूप में समुद्री डोमेन में सहयोग करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आसियान भारत के रणनीतिक साझेदारी के रूप में समुद्री डोमेन में सहयोग करना इसका संबंध है। फिर है दिल्ली स्वान, आसियान और भारत के बीच राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए वार्षिक ट्रैक 1.5 कार्यक्रम है, प्रोग्राम है। आसियान भारत के अंदर इसकी स्थापना की गई थी जकार्ता में। भारत और आसियान में संगठनों और थिंक टैंकों के साथ नीति, अनुसंधान एवं रक्षा तथा नेटवर्किंग गतिविधियों को शुरू करने के लिए इसे स्थापित किया गया। भारत आसियान केंद्र AIC। अब हम बात करेंगे भारत व आसियान के मध्य सहयोग के क्षेत्र या भारत और आसियान के संबंध क्या है, इसके बारे में हमारी बात रहेगी, चर्चा रहेगी। सबसे पहले हम बात करें 1990 का दशक। PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं और उन्होंने PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री ने दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संबंध में जो लुक ईस्ट नीति अपनाई थी 1991 में, उसके बाद भारत के संबंध है जो आसियान के साथ बढ़ती गई। प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में जिन्होंने 1991 में लुक ईस्ट जो पॉलिसी अपनाई पूर्वी एशिया के देशों के संबंध में, उसके बाद भारत और आसियान के मध्य संबंधों में बढ़ोतरी हुई। उसी की दिशा में यदि हम बात करें, वर्ष 1992 में हमारे क्षेत्रीय स्तरीय भागीदारी बनने, यानी भारत जो आसियान का क्षेत्रीय स्तर पर भागीदार बना। कब? 1992 में। सवाल आता है कि भारत आसियान का क्षेत्रीय स्तर पर भागीदार कब बना? 1992 में। हमारे क्षेत्रीय स्तरीय भागीदार बनने के साथ आसियान के साथ हमारे संबंधों का और विकास हुआ 1992 में। भागीदार बनने की यह प्रक्रिया उसी समय संपन्न हुई जब हमारे देश में आर्थिक सुधार प्रक्रियाओं का शुभारंभ किया जा रहा था, यानी कि आर्थिक नीतियां, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, LPG का प्रारंभ हुआ। यह कॉन्सेप्ट आया PV नरसिम्हा राव सरकार के समय। इसी के साथ भारत के संबंध आसियान के साथ बढ़ते गए। इन घटनाक्रमों में हमने आसियान के साथ अपनी पूरे उन्मुख नीति को नया स्वरूप प्रदान किया, यानी कि एक्ट जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसके साथ भारत के संबंध और बढ़े। लुक ईस्ट पॉलिसी जो PV नरसिम्हा राव ने शुरू की थी 1991 में, जिसको 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने एक्ट ईस्ट में बदल दिया है। एक्ट ईस्ट पूर्व की ओर कार्य करो नीति, और PV नरसिम्हा राव ने शुरू की थी लुक ईस्ट पॉलिसी पूर्व की ओर देखो नीति, जबकि मोदी जी ने उसको बदला है एक्ट ईस्ट नीति पूर्व की ओर कार्य करो नीति। इस प्रकार हम कहें तो 1992 में भारत आसियान का क्षेत्रीय स्तरीय भागीदार बना। सेक्टरल डायलॉग का दर्जा भारत को दिया गया। हमारे दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी एशियाई पड़ोसी देशों के साथ सभ्यतामूलक संबंधों को नवीकृत करना और दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी एशिया के साथ एकीकृत होने की आवश्यकता इस नीति के अनिवार्य घटक थे। यानी कि जो पूर्व उन्मुख नीति थी भारत की, लुक ईस्ट पॉलिसी थी, उसका यह उद्देश्य था और उसी नीति के तहत हमने आसियान के साथ संबंध बढ़ाए। 2002 में
2002 से जब हमने आसियान के साथ अपना वार्षिक शिखर स्तरीय संवाद आरंभ किया, यानी कि भारत आसियान वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित होने लगे 2002 से। पहला भारत आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ 2002 में, जिससे और संबंध बढ़े, हमारे अधिक गहरे हुए। हम 2022 में आसियान भारत संवाद भागीदारी की 30वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, यानी कि हम आसियान संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मना रहे हैं 2022 में, और आसियान भारत शिखर स्तरीय भागीदारी की 20वीं वर्षगांठ मना रहे हैं 2022 में हम। तो हम इस टॉपिक से ये बात हमारे सामने निकल कर आती है कि 1992 में भारत है जो भारत के संबंध आसियान के साथ बढ़े। आसियान ने भारत को क्षेत्रीय भागीदार का दर्जा दिया। सेक्टर डायलॉग का दर्जा भारत को प्राप्त हुआ। फिर 1996 यानी कि 1996 में इसे फुल डायलॉग का दर्जा दे दिया गया, यानी पूर्ण भागीदार बन गया भारत आसियान के साथ। भारत आसियान के साथ पूर्ण भागीदार कब बना? 1996 में। और 2002 से भारत है जो आसियान के साथ अपना शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। अब यहां अन्य और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं रिवीजन के रूप में। आसियान में एआरएफ सबसे पुराना और सबसे बड़ा केंद्रीय संस्थान है। आसियान रीजनल फोरम, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, हमने बात की थी। इसकी पहली बैठक 1994 में आयोजित की गई थी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, और इसमें कुल 27 देश शामिल है, जिसमें आसियान के 10 देश, 10 स्वांत सहयोगी देश और 7 अन्य राष्ट्र इसमें शामिल है, हमने देखा था। फिर हमने बात की थी पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, इसकी शुरुआत 2005 में हुई, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, और उसके साथ साथ स्वांत साझेदारों के साथ साथ आसियान +1 के शिखर सम्मेलन भी शुरू हो गए थे। 2005 से आसियान +1 कंट्री के रूप में भी सम्मेलन आयोजित होने लगे। और हम बात करें कि 1992 में भारत को आसियान का क्षेत्रीय स्वांत सहयोगी बनाया, यानी कि सेक्टरल डायलॉग के रूप में भारत ने संबंध बढ़ाए 1992 में। फिर 1996 में वो पूर्ण स्वांत भागीदार बन गया, यानी भारत है जो फुल डायलॉग के रूप में कार्य करने लगे आसियान के साथ 1996 में। 2002 से भारत ने आसियान के साथ शिखर सम्मेलन स्तर की भागीदारी शुरू की, और शिखर सम्मेलन शुरू हुए। तो सवाल आ सकता है कि पहला भारत आसियान शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 2002 में आयोजित किया गया था। या भारत आसियान के मध्य शिखर सम्मेलन की शुरुआत कब हुई? तो 2002 में हुई थी। भारत आसियान के साथ सेक्टरल डायलॉग के रूप में कब शामिल हुआ? तो 1992 में शामिल हुआ। फुल डायलॉग कब बना, यानी पूर्ण साझेदार कब बना? 1996 में, 1996 में। आसियान +3 सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी? 1997 में हुई थी। इसमें 3 देश शामिल होते हैं, जापान, दक्षिणी कोरिया और चीन। यहां है दक्षिणी कोरिया। आसियान के साथ भारत का संबंध हमारी विदेश नीति की एक प्रमुख आधारशिला के रूप में उभरा है, जिसका विकास 1990 के दशक की शुरुआत में भारत द्वारा प्रारंभ की गई लुक ईस्ट पॉलिसी से माना जाता है। और लुक ईस्ट पॉलिसी पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 1991 में शुरू की गई थी, जिसको 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया है, पूर्व की ओर कार्यक्रम नीति। वर्ष 1992 में भारत को आसियान का क्षेत्रीय भागीदार यानी सेक्टर पार्टनर बनाया गया। वर्ष 1996 में एक डायलॉग पार्टनर बनाया गया, फुल डायलॉग पार्टनर। यहां पूर्ण साझेदारी सहयोगी राष्ट्र का दर्जा दिया गया भारत को, फुल डायलॉग का। वर्ष 2002 में आसियान भारत शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। ये कुछ अन्य और महत्वपूर्ण फैक्ट है, और हम पार्ट 2 में अन्य और सवालों के साथ इस टॉपिक को और क्लियर करेंगे। आगे और अन्य क्या महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं? हमने पहले बात की थी कि भारत आसियान शिखर सम्मेलन जो 2002 से आयोजित हो रहा है, जिसका हालिया शिखर सम्मेलन है जो कब आयोजित हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 28 अक्टूबर 2021 को आयोजित किया गया था।
ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? ब्रुनेई की अध्यक्षता में। इसी के साथ 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी 27 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। और इसी के साथ 38वां और 39वां आसियान शिखर सम्मेलन भी आयोजित किए गए थे ब्रुनेई की अध्यक्षता में। 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक 3-4 सम्मेलन हुए हैं, जिसमें 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन भी था, 16वां पूरी एशिया शिखर सम्मेलन भी था, और इसके साथ आसियान शिखर सम्मेलन भी शामिल था 38वां 39वें नंबर का। इससे क्या तथ्य निकलकर हमारे सामने आए? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई के सुल्तान के निमंत्रण पर 28 अक्टूबर 2021 को वर्चुअली आयोजित होने वाले 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। लेटेस्ट सवाल आ सकता है, किसने क्या भाग लिया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्रुनेई के सुल्तान के निमंत्रण पर 28 अक्टूबर 2021 को वर्चुअली आयोजित होने वाले 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसकी शुरुआत हुई थी मित्रों 2002 में। आसियान भारत शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और यह भारत और आसियान को उच्चतम स्तर पर जुड़ने का एक अवसर प्रदान करता है। यानी कि भारत के आसियान के साथ संबंधों को और तीव्र करने में यह सम्मेलन मददगार होता है। ऐतिहासिक और सामाजिक विकास के संबंधों की मजबूत नींव पर खड़ी हैं। आसियान हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक की हमारी व्यापक परिकल्पना का केंद्र है। ये किसने कहा? मोदी जी ने कहा कि आसियान है जो ऐतिहासिक और सामाजिक विकास के संबंधों की मजबूत नींव पर खड़ी है। आसियान हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक की हमारी व्यापक परिकल्पना का केंद्र बिंदु है। वर्ष 2022 में आसियान भारत के संबंधों के 30 वर्ष पूरे हुए। तो यह भी सवाल आ सकता है कि 2022 में आसियान भारत के संबंधों के 30 वर्ष पूरे हुए। इनकी शुरुआत हुई थी 1992 में। भारत और आसियान में अनेक स्वान तंत्र हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं, जिसमें एक शिखर सम्मेलन होता है भारत और आसियान के मध्य। इसके अलावा मंत्री स्तरीय बैठकें होती है और इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक भी शामिल है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अगस्त 2021 में आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक और ईएस विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया था। आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक और पूर्वी एशिया के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। उसमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया था अगस्त 2021 में। तो इस प्रकार के कई मंच हैं जहां पर भारत और आसियान मिलते हैं और सम्मेलन करते हैं और अपना नेतृत्व साझा करते हैं। तो यहां से भी किसी प्रकार का सवाल आ सकता है लेटेस्ट। तो 2021 में भारत ने आसियान के वर्तमान अध्यक्ष ब्रुनेई के आमंत्रण पर 18वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया और यह वर्चुअली रूप से भारत के मोदी जी ने भाग लिया था। सभी राजनेताओं ने, यानी कि इस सम्मेलन के दौरान सभी राजनेताओं ने वर्ष 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया। 2022 का वर्ष भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। आसियान भारत शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और यह भारत व आसियान को उच्चतम स्तर पर जुड़ने का अवसर प्रदान करता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 2002 में। भारत आसियान शिखर सम्मेलन की शुरुआत 2002 में हुई थी और इसका 18वां शिखर सम्मेलन ब्रुनेई की अध्यक्षता में 2021 में आयोजित किया गया था। अब हम बात करते हैं आसियान भारत कार्य योजना। क्या है ये? इस सम्मेलन के भागीदार देशों द्वारा वर्ष 2021 से 2025 के लिए एक नवीन आसियान भारत कार्य योजना अपनाई गई। आसियान इंडिया एक्शन प्लान को अपनाया गया था, जिसका इसमें स्वागत किया गया 2021 में। 2021 से 2025 के लिए आसियान भारत कार्य योजना अपनाई गई। इसके अलावा आसियान भारत कार्य योजना शांति, प्रगति और साझा समृद्धि के लिए आसियान भारत सामरिक भागीदारी के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शन करती है। इसका ये कार्य रहेगा। फिर है कोविड-19 आसियान रिस्पांस फंड है। कोविड-19 आसियान रेस्पॉन्स फंड है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कोविड-19 महामारी के प्रति आसियान देशों द्वारा व्यक्त की गई प्रतिक्रिया की सराहना की गई तथा कोविड-19 आसियान रिस्पॉन्स फंड में $1 मिलियन के योगदान की घोषणा की थी मोदी जी ने। तो ये भी सवाल आ सकता है कि
कोविड-19 आसियान रेस्पॉन्स फंड में भारत द्वारा कितने मिलियन डॉलर की योगदान की घोषणा की गई? तो $1 मिलियन की। कुछ अन्य और महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहां पर दिए गए स्लाइड में। तो 1995 में दक्षिणी पूर्वी एशिया को परमाणु मुक्त बनाने के लिए, यानी इस क्षेत्र को परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए सदस्यों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो यह भी सवाल आ सकता है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया को परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए सदस्य देशों ने एक समझौते पर कब हस्ताक्षर किए? तो 1995 में। और इस समझौते को हम कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया न्यूक्लियर वेपन्स फ्री जोन ट्रीटी। इसको शॉर्टकट में हम ये कह सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन ट्रेड। इंग्लिश में यह संधि है साउथ ईस्ट एशिया न्यूक्लियर वेपन्स फ्री जोन ट्रीटी। यह संधि 1995 में हस्ताक्षर हुई थी, इस पर साइन हुए थे, 10 देशों ने मिलकर की थी। साउथ ईस्ट एशियाई न्यूक्लियर वेपन्स फ्री जोन ट्रीटी 1995 में साइन हुई थी। इसके अलावा 1997 में आसियान विजन 2020 को अपनाया गया। आसियान विजन 2020 को कब अपनाया गया? 1997 में। और 1997 में आसियान प्लस 3 की स्थापना हुई थी। आसियान प्लस 3 की स्थापना हुई थी, जिसमें थे जापान, दक्षिणी कोरिया और चीन। ये 3 देश इसमें शामिल हुए आसियान के साथ। आसियान प्लस 3 में जापान, दक्षिणी कोरिया और चीन शामिल हुए 1997 में। फिर आगे 2003 में आसियान समुदाय की स्थापना के लिए बाली कॉनकॉर्ड द्वितीय का आयोजन हुआ। बाली कॉनकॉर्ड द्वितीय, जिसको हम आसियान कॉनकॉर्ड द्वितीय भी कह सकते हैं। यह भी सवाल आ सकता है कि आसियान कॉनकॉर्ड द्वितीय कब आयोजित हुई थी? 2003 में, यानी एक सम्मेलन हुआ था। तो आसियान कॉनकॉर्ड फेस्ट कब हुई? यह फेस्ट हुई थी आपकी 1976 में। आसियान कॉनकॉर्ड फेस्ट या बाली कॉनकॉर्ड फेस्ट 1977 में हुई थी। और द्वितीय हुई है 2003 में और तृतीय हुई है 2011 में। फिर आगे हम बात करें 2007 में सेबू घोषणा, जो 2015 तक आसियान समुदाय की स्थापना में तेजी लाने के लिए की गई थी। आसियान समुदाय की स्थापना में तेजी लाने के लिए 2007 में सेबू घोषणा हुई थी। फिर 20 नवंबर 2007 को आसियान चार्टर पर साइन हुए थे और 15 दिसंबर 2008 को आसियान चार्टर लागू हुआ। और यह कानूनी रूप से एक बाध्यकारी समझौता है, जिसमें आसियान को एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक प्रस्तावना, 13 चैप्टर यानी अध्याय, 55 आर्टिकल, 4 एनेक्सर शामिल है। आसियान का अपना प्रतीक चिन्ह, अपना गान, अपना ध्वज, अपना मोटो है। 2015 में आसियान समुदाय प्रारंभ हो गया। आसियान समुदाय का शुभारंभ हो गया 2015 में। ये कुछ घटनाक्रम थे आसियान से जुड़े हुए। आगे चलते हैं और क्या नए महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2018 में इस अवसर पर 10 प्रतिष्ठित अतिथियों का यानी आसियान राष्ट्रों के राजनेताओं की मेजबानी करने का गौरव प्राप्त हुआ भारत को। यानी कि भारत आसियान संबंधों में ये एक नया कदम था। यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर आसियान राष्ट्रों ने भाग लिया था 26 जनवरी 2018 को। मुख्य मेहमान थे 26 जनवरी 2018 को आसियान के 10 राष्ट्र।
आसियान है जो भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारक भागीदार है। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और भारत है जो आसियान का 7वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। भारत द्वारा विदेश में किए जाने वाले निवेश का 20% से भी अधिक हिस्सा आसियान के ही खाते में जाता है। सिंगापुर की अगुवाई में आसियान भारत का प्रमुख निवेश स्रोत है। 8 अगस्त 2017 को आसियान ने अपने 50 वर्ष पूर्ण किए स्थापना की। 8 अगस्त 2017 को आसियान ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण किए थे। ये एक और फैक्ट है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर सकते हैं कि 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की मंत्रिस्तरीय बैठक ARF इसकी बैठक विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने 6 अगस्त 2021 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित 28वें आसियान क्षेत्रीय मंच ARF के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और ये ब्रुनेई की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी और 2022 में होगी कंबोडिया की अध्यक्षता में 29वीं जो इसकी ARF की बैठक है 2022 में कंबोडिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। आगे चलते हैं। ARF के मंत्रियों ने युवाओं तथा शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के एजेंडे पर एक संयुक्त प्रस्ताव पारित किया था। यानी कि ARF की मीटिंग में ये प्रावधान किए गए। भारत समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला करने, सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी और आपदा राहत आदि जैसे ARF की गतिविधियों और पहलों में सक्रियता से भाग ले रहा है। ARF में 27 सदस्यीय राष्ट्र शामिल है। 2021 में भारत ने समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र समझौते अनक्लोज को लागू करने पर एक ARF कार्यशाला की अध्यक्षता की थी। यानी कि यह भी सवाल आ सकता है, भारत ने समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र समझौते को लागू करने के लिए ARF कार्यशाला की अध्यक्षता की कब? 2021 में। 2021-22 के दौरान भारत समुद्री सुरक्षा पर ARF अंतर सत्रीय बैठक की अध्यक्षता करेगा और अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी और बंदरगाह सुविधा सुरक्षा कोड पर एक कार्यशाला आयोजित करेगा। ये कुछ निर्णय लिए गए थे इस बैठक में। आसियान चार्टर का अनुच्छेद 31 कहता है कि अध्यक्ष को आसियान और संबंधित शिखर सम्मेलनों, आसियान समन्वय परिषद, आसियान समुदाय परिषद, संबंधित क्षेत्रीय मंत्रिस्तरीय निकायों की अध्यक्षता करने का अधिकार देता है। यानी कि आसियान का जो अध्यक्ष होगा वो आसियान के संबंधित सभी निकायों की अध्यक्षता करेगा। आर्टिकल कहता है 31, आसियान चार्टर का आर्टिकल 31 ये कहता है कि आसियान का अध्यक्ष आसियान और संबंधित शिखर सम्मेलनों की अध्यक्षता करेगा। आसियान समन्वय परिषद है, आसियान समुदाय परिषद है, संबंधित क्षेत्रीय मंत्रिस्तरीय निकाय है, पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन है, ARF है, भारत आसियान शिखर सम्मेलन है, इत्यादि इत्यादि। अध्यक्षता करने वाला देश पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की भी अध्यक्षता करता है। एशिया के सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाले कार्यक्रम में अपने स्वान भागीदारों, डायलॉग पार्टनर्स को भी शामिल करता है। आसियान क्षेत्रीय मंच ADMM और आसियान मेरीटाइम फोरम के ऊपर अध्यक्ष के नेतृत्व को देखने की जिम्मेदारी होती है। यानी कि इन सभी कार्यक्रमों की अध्यक्षता आसियान का अध्यक्ष करेगा। अंतिम स्लाइड है जिसके बारे में हम बात करते हैं। 38वां और 39वां आसियान शिखर सम्मेलन 2021 यह 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के मध्य ब्रुनेई की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था।
बुर्ने की अध्यक्षता में 2021 में 38वां व 39वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के मध्य। और इसकी थीम थी वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। ये इसका विषय था, इस पर यह आयोजित हुआ था। और 40वां और 41वां शिखर सम्मेलन कंबोडिया की अध्यक्षता में 2022 में आयोजित होगा। तो ये शिखर सम्मेलन हुआ है 38वां और 39वां। इसमें और अन्य शिखर सम्मेलन हुए हैं, जिनमें शामिल है 18वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन, 16वां पूरी एशियाई शिखर सम्मेलन भी इसमें शामिल था। तो आज हमने इस वीडियो सीरीज के माध्यम से आसियान संगठन से जुड़े, आसियान ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों को जानने का प्रयास किया है, जो आपकी आगामी परीक्षाओं में लाभदायक होगा। पार्ट 2 में हम आसियान से जुड़े हुए A to Z MCQ के बारे में बात करेंगे, जो आपकी परीक्षा की सफलता में और मददगार साबित हो सकते हैं। धन्यवाद।